Jesus is the light of the world. Hello everyone, I'm your host Ruxana Emmanuel and you are watching Be the Light TV। आज का हमारा प्रोग्राम है हमारे सितारे और इसमें हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ एक गिटारिस्ट हैं स्टीव डैनियल। आइए हम इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके हालात ज़िंदगी। मिस्टर स्टीव, मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम। क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आप गिटारिस्ट के अलावा और क्या करते हैं? इसके अलावा आपकी जॉब क्या है? मेरी नेचर ऑफ जॉब तो म्यूजिशियन ही है, मैं म्यूजिशियन ही हूँ बेसिकली। Right. लेकिन ये कि मैं गिटार भी प्ले करता हूँ, कीबोर्ड प्ले करता हूँ, ड्रम्स और रबाब आजकल मैं प्ले कर रहा हूँ। कुछ वायलिन पे भी हाथ सीधा कर रहा हूँ। तो लेकर आई लव म्यूज़िक, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग ऑल। बाकी इसके अलावा चर्चेज़ में मैं डिफरेंट चर्चेज़ में प्ले करता हूँ। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि एज अ म्यूज़िशियन जो भी काम जिस तरह का भी होता है तो वो हम करते हैं, भले वो उसमें गीत गज़ल हो, चर्च का काम हो, गॉस्पल काम हो, रिलीजियस हो, गॉस्पल हो और कमर्शियल हो, हर तरह का म्यूज़िक मैं करता हूँ। तो उसमें मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जो नेचर ऑफ जॉब है वो आप फुल टाइम से म्यूज़िक के साथ ही अटैच हैं। एग्जैक्टली। ओके। क्या आप हमें ये बताएंगे कि आपने गिटार प्ले करना कैसे शुरू किया? अच्छा, ये थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। मैं एक्चुअली ड्रम्स पसंद करता था और ड्रम का मुझे बड़ा शौक़ था, लेकिन बहुत पुरानी बात है, जब मैंने सुना तो ड्रम्स वर वेरी एक्सपेंसिव। ओके। तो उसके बाद फिर मेरे पास एक माउथ ऑर्गन पड़ा था, मैं माउथ ऑर्गन बजाता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 3-4 सॉन्ग्स मैंने प्ले किए, सीख भी लिया, समझ भी आ गया। तो उसके बाद मैं भाई के एक दोस्त के घर गया, बड़े भाई के, वहाँ उनके घर पे गिटार पड़ा था। राइट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उनसे पूछा कि ये गिटार किसका है? कहने लगे कि क्यों? तो मैंने कहा मुझे चाहिए। सही। कह रहे क्यों चाहिए? तो वो शायद मजाक कर रहे थे मुझसे। मैंने कहा मतलब मैं सीखूंगा, मुझे अच्छा लगता है म्यूज़िक और प्ले करना। तो पहले तो उन्होंने खैर मजाक से डांट के मना कर दिया। उसके बाद वो कहने लगे कि हाँ यार ले जा, कोई बात नहीं। मैंने कहा बताएं कितने पैसे? तो कहने लगे कि मैं उसको स्कूल में था, जॉब नहीं करता था मैं, तो 7-8 में था। तो कहने लगे कि कितने पैसे देगा? तो मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, मुझे आप पहले पैसे बताएं। फिर उन्होंने कहा अच्छा 300 रुपीज़ दे देना। तो 300 रुपीज़ का मैंने गिटार लिया था ये। और उसके बाद मैंने कोशिश की, मेहनत की और थोड़ा बहुत जो भी है कोशिश करने की। दैट वाज टिपिकल ब्रदर्स वन क्वेश्चन। मतलब आपने बताया कि आपने अपने भाई के घर में देखा और आपने उनसे कहा कि मुझे ये चाहिए। नो, एक्चुअली भाई के दोस्त के घर गया था मैं। अपने बड़े भाई के साथ गया था, अपने भाई के दोस्त के घर, और उनके घर पर गिटार पड़ा हुआ था। तो वो मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे थे, तो कहने लगे ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, हमारे घर में भी ऐसे ही पड़ा है। सही। तो मेरी जर्नी के लिए वहाँ से शुरू हुई थी, उनके घर से। ठीक। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर डिफरेंट गिटार्स आते रहे, प्ले करता रहा, सेल करता रहा, यूज़ करता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको गिटार ने अपनी तरफ खींचा, आपने गिटार को पड़ा हुआ देखा और वो जो चीज़ थी उसने आपको अट्रैक्ट किया और आपने कहा कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मेरे पास होनी चाहिए। देखिए, मैं तो हर बात में खुदा की कुदरत को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता हूँ, बेशक, और महसूस करता हूँ कि नहीं वो सबके लिए कादिर मतलब है। और मैंने जब गिटार वहाँ से लिया और अब जब मैं अब सोचता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वो वहाँ से काटता है जहाँ बोता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और उनके घर से गिटार मुझे मिल जाएगा और मैं गिटार, और फिर मेरी सोर्स ऑफ इनकम ये बन जाएगी और मेरा घर इससे चलेगा और मेरी फैमिली एंड एवरीथिंग, लाइक ये जो घर और जो कुछ भी है मेरा गुजर बसर, एवरीथिंग इज़ म्यूज़िक। मैं इसके अलावा कोई काम नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता। इवन देन वट एवर आई एम डूइंग, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन म्यूज़िक। गिटार ट्यूशन्स हैं और उसके अलावा शोज़ हैं, मीटिंग्स हैं, जो भी सिलसिला होता है तो उसमें वो सारा सिलसिला जो है वो म्यूज़िक बेस्ड ही है। नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। खुदावंद का शुक्र हो। आपने जो बात की कि खुदावंद अपने लोगों के लिए रास्ते बनाता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई में वो हमारा अजीब मुशीर खुदाए कादिर है। वो हमारे लिए जो बात हमने नहीं सोची होती
वो हमारे लिए वो बातें मुमकिन कर देता है। आपकी बात बहुत खूबसूरत बात आपने की है। काइंडली आप मुझे ये बताएंगे कि आपने भी बताया कि आप स्कूल में जॉब करते हैं, बच्चों को म्यूज़िक सिखाते हैं, तो उस वक्त आपको कैसा लगता है जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं? बच्चों को सिखाना कैसा महसूस होता है आपको? It seems and it feels honor, बहुत अच्छा लगता है। As a teacher, it's been like more than 20 years. I'm teaching in different schools, different systems. मैंने वहाँ ये देखा है कि छोटे बच्चों को सिखाना समझाना आपकी जीत है। जब एक बच्चा प्राइमरी से निकल जाता है तो उसके बाद तो वो इतनी समझ बूझ रखता है, ही कैन डू एनीथिंग, शी कैन डू एनीथिंग। उस बच्चे का कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम, वो हर चीज़ को समझने लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन रहा सवाल छोटे बच्चों का, तो हमारे पास जो हमारे पाकिस्तान में जो म्यूज़िक है वो प्राइमरी लेवल तक ही है, मैक्स। उसके बाद इसके बाद म्यूज़िक नहीं होता, शायद ही कहीं होता है पाकिस्तान में। तो उसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों को टीच करना, छोटे बच्चों को आज जो कराची या पाकिस्तान में म्यूजिशियंस हैं तो वो उनकी जो प्राइमरी से उनकी बचपन से बनी होती है, जो बच्चे शुरू में। और अगर हम ये देखें कि मतलब अगर आप ये कभी कंपैरिजन करें कि छोटे बच्चे को और बड़े बच्चे को लेके 10-12 साल के बच्चे को, 5 क्लास के बाद के बच्चे को देखें, तो आप महसूस करेंगे कि शायद उन छोटे बच्चों को सिखाना भी आसान काम होता है। ऐसे क्योंकि वो एक चीज़ होती है, हम कहते हैं कि छोटा बच्चा जो है वो एक कच्चा बर्तन होता है, वो उसको अब कच्ची मिट्टी होती है, उसको आप जिस बर्तन में डाल देंगे वो वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और छोटे बच्चों को सिखाना बहुत आसान होता है बनिस्बत उस बच्चे के जो पहले बहुत कुछ सीख चुका है। उसको जब हम एक नई चीज़ सिखाएंगे तो वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, तो वो बात हमारी हो गई कि मतलब बड़े बच्चों को सिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अलावा कोई परेशानी कभी आपको फेस करना पड़ी हो बड़े बच्चों के साथ? एक तो ये बात है कि उनको सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके अलावा कोई और बात? अच्छा, बड़े बच्चों में ये होता है ना कि देखें जब वो हर चीज़ को समझने लगते हैं तो फिर जो आपका जो टीचर होता है वो आपके लिए दैट बिकम्स जस्ट फॉर नथिंग। मैं बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने भी जो आफ्टर प्राइमरी हो जाते हैं फिर उन लोगों का जो लर्निंग स्टैंडर्ड है वो वीक होता जाता है। सही। जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो सीखने समझने लग जाते हैं, वो कहते हैं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो टीचर को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो उनकी इम्पोर्टेंस, वो उनकी वैल्यू नहीं रहती जैसे कि प्राइमरी या प्राइमरी से नीचे छोटे बच्चे जिस तरह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि शायद छोटे बच्चे जो होते हैं वो वैसे भी छोटे होते हैं। Exactly. और पेरेंट्स की भी तवज्जो उन पे ज़्यादा होती है। हम घर में देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है ना, तो हम पेरेंट्स ये करते हैं कि ये अब बड़ा हो गया है, अब ये इंडिपेंडेंट हो गया है, हमें छोटे बच्चों को ध्यान देना चाहिए, हमारी तवज्जो उस पर चली जानी चाहिए। तो शायद उसकी वजह से भी बच्चों में ये थोड़ा सा, क्योंकि एक बच्चा तो बच्चा ही है। जी हाँ। वो उसका जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है हम समझते हैं कि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन जो बच्चा हम पे डिपेंड कर रहा था वो इंडिपेंडेंट फौरी तौर पे नहीं हो सकता। जी हाँ, शायद ये भी एक बात हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं। मिस्टर स्टीव, आपसे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत अच्छी चीज़ें जान रहे हैं, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना है। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए हम अपना सिलसिला गुफ्तगू दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर स्टीव, आप हमें ये बताएं कि गिटार प्ले करने में आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा या बस आपने वहाँ पे गिटार देखा, ख़रीदा और बस कामयाब हो गए? नहीं, गिटार का ये था सिलसिला कि आज तो गिटार्स बहुत अवेलेबल हैं और इट्स लाइक क्वाइट ईजी, बहुत नॉमिनल पैसों में मिल जाते हैं, वो आपकी पॉकेट है कि आप अच्छा गिटार लें या जो भी। लेकिन उस वक्त ये था, काफ़ी पुरानी बात, जो मैं 20 इयर्स बैक की बात करता हूँ, तो उस वक्त इतना आसान नहीं था। अब तो चाइना ने हर चीज़ इतनी लॉट में हर जगह उतार दिए, पहले ऐसा नहीं था। तो गिटार्स भी बहुत एक्सपेंसिव थे एंड इट वाज नॉट दैट इजी कि आप इजीली आप गिटार ख़रीद सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। और एक ऐसा शख्स जो स्टूडेंट है और उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इवन देन, तो ये शौक़ पूरा करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये कि मैं ये कहता हूँ कि खुदा की मर्ज़ी थी,
जो मैं एक म्यूज़िशियन बना, नहीं तो मेरा एम्बिशन कुछ और था। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद अपने लोगों को अपने नाम को जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आप हमें ये बताएं, अब तक आपने तकरीबन कितने लोगों के साथ काम किया है, कुछ याद है आपको? अच्छे शोज़ बहुत किए हैं, गैदरिंग्स, कॉन्सर्ट्स बहुत किए हैं, लेकिन मैं आई एम सो सॉरी कि मैं इतना ज़्यादा रुकता नहीं। लाइक होता क्या प्रॉब्लम कि शो ख़त्म हुआ, गिटार पैक किया, प्रोसेसर पैक किया और घर। मुझे नहीं पता कि पीछे शो में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया क्या नहीं किया। बस ये मेरा यही रहता है हमेशा कि मैं बस, लेकिन ये कि काफ़ी अरसा तक आप थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ, नहीं तो यूजुअली होता है कि मैं, लेकिन ये है कि मैंने उसमें आप ये कह सकते हैं कि कराची के कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने प्ले किया है, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया द कपल शो। बेसिकली वो कपिल शो की रिजेम्बलेंस आप कह सकते हैं, इंडिया का जो कपिल शर्मा शो है। तो यहाँ पर जो कराची में हुआ था या पाकिस्तान में, वो कपिल शो के नाम से हुआ था, एंड दैट वाज मोस्ट सक्सेस। बहुत हिट जा रहा है, लोगों ने बहुत पसंद किया है, और इट्स लाइक वेरी डिफरेंट थिंग। और उसमें ये था कि आगा अली थे और उनकी मिसेस थी, उनकी वाइफ थी। तो और उसके साथ कराची में जो बहुत आर्टिस्ट हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे, और उनकी एग्जैक्टली सेम जैसे मेरे साथ ये एक छोटा सा इंटरव्यू हो रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही उनके साथ भी था। तो वो एक प्रोजेक्ट था। उसके अलावा मसाला टीवी, और वही बात है कि मैं अक्सर औक़ात ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह हो जाते हैं पर याद ही नहीं रहता कि कब कहाँ किसके साथ। तो लेकिन खुदा का शुक्र, बहुत जगह बहुत काम किया, और इस चीज़ का वो नहीं है कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे ये करना होगा। खुदा उनका शुक्र, सब खुदा ने मौका दिया, सबके साथ प्ले भी किया, और अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे भी काम किया। तो ये सब खुदा उनकी बरकत है, मेरी तो खैर कोई काबिलियत नहीं, किसी की भी नहीं। खुदा उनका शुक्र। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए क्या आप हमें ये बताना पसंद करेंगे, अभी तक आपने किसी मसीही गुलकार के साथ बजाया? जी हाँ, उनके साथ भी प्ले किया। सबसे पहले तो मैं सुंबल बाजी का नाम लूँगा। राइट, सुंबल नौरीन। वेरी नाइस। हमारे कराची और हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। आई डोंट नो कि लोग बीइंग एज आर्टिस्ट बात कर रहा हूँ, बीइंग एज अ म्यूजिशियन बात कर रहा हूँ, मेरे दिल में तो उनके लिए उनकी सोच के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक उनका जो मकाम है, इट्स लाइक वेरी मच डिफरेंट, वेरी मच हाई। वाई? उन्होंने मुझे बताया था कि स्टीव, मैं हिंदकों में, मैं सिंधी में, मैं बलोची में, मैं सराइकी में, हर ज़ुबान में गाती हूँ। तो आप यकीन करें कि मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी, और मैं सुन और जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसी बाजी को देख रहा था कि बाजी हरी शो कहती हाँ। ये खुदावंद की बरकत होती है, कुछ लोगों में ये सलाहियत खुदा ने दी होती है कि वो ज़ुबानों के मोहताज नहीं होते। इतना मैं खुश हुआ, इतना खुश हुआ, और वेरी ओपनली एंड ऑनेस्टली मुझे खुशी होती है कि अपनी कम्युनिटी में जो लोग तरक्की की तरफ जाते हैं और बढ़ते और बढ़ने की जस्तजू रखते हैं, दैट्स द बेसिक थिंग। मेन पॉइंट मेरे ज़हन में ये रहता है कि वी शुड डू समथिंग, मूव ऑन यार, आप क्या घर में बैठे हो। लेकिन बाजी से जब मैं मुलाकात हुई और बाजी ने जब ये सारी चीज़ें बताई मुझे, सुंबल नौरीन, मिस सुंबल नौरीन ने, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनसे, और आज भी उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ मैं। तो पहले तो मैं मिस सुंबल नौरीन की बात करता हूँ, उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम प्ले किया। अच्छा, उनके बाद अगेन फिर वही बात आ जाती है कि ज़्यादातर जो परस्तार हैं उनके साथ फिक्स बैंड होते हैं। सही। वो फिर किसी दूसरे को इतना ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, दैट्स वेरी कॉमन, राइट। और ये एक लॉबी सिस्टम है जिसमें कोई, मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, बल्कि इट्स लॉजिक। लॉबी सिस्टम के अलावा दूसरी बात ये होती है, शायद हम उनके साथ कंफर्ट हो जाते हैं काम करने के लिए। मेंटल आपकी अप्रोच जो है वो एक दूसरे के साथ सेट हो जाती है, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है। तो उसमें ये कि मतलब मैंने भी, मुझे याद है कि काफ़ी आर्टिस्ट यानी कि गॉस्पल के सिंगर ऐसे हैं जिनके साथ काम किया, लेकिन मुझे याद नहीं कि कब कहाँ किसके साथ प्ले किया। तो कराची से बाहर भी जाना हुआ काफ़ी दफ़ा, लाहौर भी, इस्लामाबाद भी, और उसके अलावा ये कौन सी जगह वो घोटकी है, फैसलाबाद, इस टाइप की था, काफ़ी शहरों में जाना हुआ। लेकिन मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं याद रखता कि किसके साथ प्ले किया। बस ठीक है, प्ले किया, अपना काम जो मेरा वो कोशिश करते हैं मेहनत करके अच्छे तरीके से कर लें, खुश उसलूबी के साथ, एंड देन होम। तो ये थोड़ा सा मेरा बैक ड्रॉप कह सकती हैं आप। आपने एक बहुत खूबसूरत बात की कि आपने कहा
कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपको आना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए। एग्जैक्टली। बजाय इसके कि हम घरों में बैठे रहें और सिर्फ मोबाइल पे चिपके रहें। इस दौरान हम देखते हैं कि हमारे माशरे में हमारे यंगस्टर जो हैं वो जिन परेशानियों में, जिन प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, जिन बुराइयों में घिरे हुए हैं, उनकी बेसिक वजह शायद ये भी है कि वो सारा टाइम खाली दिमाग बैठे रहते हैं घर में। और जैसे कि किसी ने कहा है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो हमें हमारे नौजवान, खुदावंद का शुक्र है कि हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनमें बहुत टैलेंट है। वो अगर अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें तो वो अपने लिए, हम ये कह देते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया कर लेते हैं, वो अपनी जगह खुद बना लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने स्टार्ट किया, आपने एक छोटे से काम से स्टार्ट किया, एक छोटी सी गिटार आपने ख़रीदी और फिर आपने स्टार्ट किया, और आपने यकीनन आप आज जिस मकाम पे हैं इसमें बहुत आसानी से नहीं आ गए होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े होंगे। क्या आप कोई एक बात हमारे साथ, कोई एक वाकया शेयर करना चाहेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मकाम आ जाता है जब हम समझते हैं कि यार अब बस हद हो गई है, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं इससे आगे शायद नहीं जा पाऊँगा, ये मेरे काम की जो है वो शायद इंतहा हो गई है, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मैं अब मुश्किलात को फेस नहीं कर सकता। कभी कोई ऐसा मकाम आया? अच्छा, डाउनफॉल्स तो इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की, मेरे अकेले की नहीं, राइट, बिनाए आलम से। बिल्कुल। तो ऐसा एक वक्त आया था मेरी लाइफ में कि मुझे पूरी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा। ये मेरे लिए वो वक्त था कि मुझे गिटार भी छोड़ना पड़ा। मैं कराची से बाहर एक पावर प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा एक पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जी, जो बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान, तो वहाँ मुझे जॉब का एक अपॉर्चुनिटी मिली, ऑफ़र। सही। फिर मुझे अपना म्यूज़िक वहाँ रोकना पड़ा। मैं गिटार वहाँ ले गया, लेकिन या तो इंसान जॉब कर ले, बिल्कुल, या फिर ये कि आप वो प्ले कर लो। तो बहुत कम टाइम मुझे मिलता था। तो ये एक वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक बैकड्रॉप, डाउनफॉल था, जिसके अंदर मेरा गिटार या मेरी प्लेइंग, मेरी लर्निंग, मेरा म्यूज़िक बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ख़त्म होता वो आपको महसूस हुआ? फिर एक नाम जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, बाजी सुंबल भी उन्हें जानती हैं, नासिर भाई, नासिर गिटारिस्ट, नासिर इकबाल है उनका नाम। बहुत अच्छे इंसान हैं, यानी कि उनके लिए मैं बहुत तारीफ़ के साथ बात कर रहा हूँ कि मेरे उस्तादों में से हैं। और आपने शायद मुझसे सवाल किया था इंस्पिरेशन के और लर्निंग के हवाले से, तो मैं वो स्किप कर गया। बेसिकली मैं घर में था और हुआ ये कि एक दिन गली में एक शो हो रहा था मेहंदी का, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब क्या सिलसिला क्या नहीं, तो वो बैंड नासिर भाई का था। सही। नासिर भाई को वैसे तो मैं जानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज बैंड नासिर भाई का है। मैं घर में रिलैक्स बैठा था, कुछ भी नहीं, मेरे ये भी ख्वाहिश नहीं थी कि आई शुड गो एंड वॉच क्या हो रहा है। तो मैं घर में था, तो वो गाने बज रहे हैं डिफरेंट, लेकिन अचानक से जब नासिर भाई की एंट्री हुई, नासिर भाई ने गाना गाया, रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे हो जानम। अच्छा, उस पर जितना भी जो स्ट्रोक वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, आई डोंट नो कि वो गिटार बजाए नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वो कुछ स्ट्रोक वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो नासिर भाई ने वो पूरा पार्ट गिटार पे बजाया एंड इट वाज आउटस्टैंडिंग। आप यकीन करें, उसके बाद मैं ज़हनी तौर पे बस पागल हो चुका था कि मुझे गिटार ही सीखना है। तो इंस्पिरेशन मेरी स्पेशली, मैं नासिर भाई का हमेशा नाम लेता हूँ हर जगह पर। स्टार्ट मेरा म्यूज़िक नासिर भाई से हुआ। नासिर भाई एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट, कराची नहीं, पाकिस्तान नहीं, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के में कोई आर्टिस्ट उन्होंने छोड़ा हो, कोई आर्टिस्ट छोड़ा हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कोई आर्टिस्ट नासिर भाई ने नहीं छोड़ा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि नासिर भाई ने कोई मुल्क भी छोड़ा पाकिस्तान दुनिया में। सही। पूरी दुनिया में हर जगह प्ले किया है, बहुत अच्छा नाम किया, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, ज़्यादा काम किया। और मैं बहुत फ़ख्र से इंस्पायर होकर बात करता हूँ कि बेशक नासिर भाई ने मुझे टीच नहीं किया, लेकिन बहुत सी चीज़ें गाइड की, समझाई बहुत, और वो मेरी एक बेसिक इंस्पिरेशन थी कि मैंने गिटार उनको देखकर सीखना शुरू किया कि मैंने कहा नहीं यार अब करना चाहिए, टेक अ स्टेप। तो नासिर भाई बहुत अच्छे, और उनको ज़हन में रखते हुए ही मैं बहुत करता सीखता रहा। और उनके अलावा अगर आप मुझसे अगर ये पूछना चाहें बेसिक उस्ताद, तो बेसिक उस्ताद मेरे
एक कैसे ये कह लें कि आप बहुत शॉर्ट से टीचिंग रही उनके साथ, लर्निंग रही, इसलिए मैं लेकिन नाम लेना बहुत ज़रूरी है। एक है एलेक्जेंडर और एक है जॉनसन भाई, जॉनसन कंडारा। तो प्रॉपर टीचिंग नहीं हो सकी। आपने जैसे सवाल किया था मुश्किलात का, तो मुश्किलात तो मैंने बहुत फेस किया, इंसान को फेस करना पड़ती है। अब अगर मुझसे कोई सवाल करे कि म्यूज़िक अब आसान है, ये पहले आसान था, तो अब बहुत आसान है। बहुत आसान, राइट। आपके नेट पे टैब्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, बिल्कुल, आप थोड़ी सी मेहनत करें और आप बजा सकते हैं। लेकिन पहले ऑडियो सुन के सिर्फ आपने मेहनत करके गाना निकालना है, राइट। कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको गाइड नहीं करेगा, कोई टीच नहीं करेगा। तो पहले वाला जो म्यूज़िक है, तो आज जो म्यूज़िक इतना ज़्यादा कॉमन हो गया, उसकी वजह ये है कि म्यूज़िक बहुत ईजी हो गया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी ऐप से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी आपको कर देती हैं म्यूज़िक को आपके, कि मैं नहीं समझता कि म्यूज़िक यही। और ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ कि आज जो 2 या 4 कॉर्ड्स कोई बजा लेता है ना, तो वो गिटारिस्ट बन जाता है या वो कीबोर्डिस्ट बन जाता है, और वो इस चीज़ को नहीं समझते कि यार मुझे बहुत मेहनत करनी, मुझे सीखना है। इसमें जैसे अभी आपने कहा कि आज म्यूज़िक बहुत इजी हो गया है और बहुत आम हो गया है, उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि एक तो आज की जो जनरेशन है उसको बहुत आसानी से इंटरनेट पे जाएं, आप जाके वहाँ से नोट्स उठाएं और प्ले करना शुरू कर दें। Exactly. एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे आज के जो नौजवान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत हो गई है कि मीडिया के आने से, टीवी के आने से हमारे लोगों में, हमारे बच्चों के लिए बहुत आसानी हो गई है। अब जैसे ही टीवी शो में किसी को मौका मिलता है तो बच्चा गिटार बजाना शुरू करता है, तो पिछले दौर की तरह माँ बाप ये नहीं कहते कि ये क्या मरासियों वाला काम शुरू कर दिया तुमने। जबरदस्त। यही जुमला उस वक्त, अगर मैं सही कह रही हूँ, तो यही जुमला इस्तेमाल किया जाता था, है ना। माँ बाप कभी भी बच्चों को इजाज़त नहीं देते थे कि वो म्यूज़िक की लाइन में आए। लेकिन आज जब बच्चा गिटार उठाता है तो माँ बाप खुश होते हैं, वो उनके लिए खुद जाके खरीद के महंगे से महंगा गिटार ला के देते हैं। ऐसा ही हो रहा है। और उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आप इसको सीखो और करो। मिस्टर स्टीव, हमारे ऑडियंस की दिलचस्पी के लिए आप हमें ये बताएंगे, आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 7 भाई हैं और 1 बहन है। ठीक है। आपके बाकी बहन भाइयों में किसी और को म्यूज़िक का शौक़ है? No. एक भाई है, सबसे छोटा भाई मेरा, राइट। उसको बस ये कि ना होने के बराबर है। ठीक है, मतलब दैट्स नॉट शौक। ओके। शौक जो होता है वो दिखता है, नज़र आता है, लेकिन ये कि बस वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है कि मैं बजाना चाहता हूँ या बजाता हूँ, जो भी एक्सप्रेस है। ठीक। और बच्चों में आप देखते हैं बेटी, कोई शौक? बेटी की बनिस्बत बेटे को मैं, हालांकि वो 3.5 साल का है, लेकिन उसमें ज़्यादा मैंने पोटेंशियल देखा है, इंटरेस्ट देखा है। ठीक है। एक कहते हैं ना, मैं अक्सर एक वर्ड यूज़ करता हूँ, स्पार्क। राइट। म्यूज़िक का स्पार्क उसमें ज़्यादा है बनिस्बत बेटी के। लेकिन ये कि दोनों को मैं साथ लेकर चलता हूँ कि वो जो कर सकते हैं वो करें। मतलब मेरी ऐसी कोशिश होती है, क्या वो बाहर के हैं कि वो बच्चे, उनको भी इस तरह से गाइड करता हूँ, और अपने बच्चों को भी, यू शुड डू समथिंग। अच्छा, मतलब आपने अपने बच्चों को आज़ादी दी हुई है, वो जो चाहें करें, आप उनको गाइड करते हैं, लेकिन फाइनल चॉइस जो होगी वो बच्चों की होगी। जी बिल्कुल। ठीक है। क्या आप हमें ये बताएंगे कि आपने बताया कि आपका फुल टाइम का काम जो है वो गिटार के साथ है। जी। तो कभी कोई ऐसा मौका आया हो जब मिसेस को गुस्सा आया कि आप बाहर तो करते हैं, घर में भी आप आते हैं, तो पूरा टाइम आप गिटार के साथ लगे रहते हैं, घर को टाइम नहीं देते? हाँ, घर के हवाले से अगर बात देखा जाए, काम के हवाले से कि जी घर में कुछ काम है, करने हैं, ये लाना है, वो लाना है, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, ये जो एक रूटीन होती है, जो एक हर घर की, मेरे घर की अपनी नहीं है, सही, तो उस पे थोड़ा सा तकरार होती है हमारी। ठीक है। लेकिन रहा सवाल प्लेइंग वाइज, तो प्लेइंग वाइज कोई इतना एतराज़ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मेरी कोशिश होती है कि जब भी लोग सो जाएं तो मैं उसके बाद प्रैक्टिस करूँ। जी हाँ। लेकिन यहाँ उल्टा सीन हो रहा था कि ये लोग मुझे सुला देते हैं और फिर ये सोते हैं, ये मेरे बगैर सोते नहीं। मैं इस चीज़ से भी थोड़ा सा परेशान होता हूँ। मैं बाज़ औक़ात बड़ा परेशान, गुस्सा भी आता है कि यार मैं क्या करूँ, कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं याद, लेकिन इनकी वजह से मैं नहीं कर पाता कि जी बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, सोएंगे, साथ सोएंगे। तो वो साथ सोने के चक्कर में फिर मेरी बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है। और इनकी जो मम्मा है वो भी मिल जाती हैं जी कि आप भी साथ आ जाएं, या आप आओगे तो ये सोएंगे। सही। तो बस ये चक्कर होता है बस।
ठीक है, और जब बिस्तर पे जाते हैं तो फिर फ़ौरन नींद आ जाती है? हाँ, मैं तो सो जाता हूँ, फिर ये मेरे बाद सोते हैं दोनों, मज़ीद मेरे बाद। सही। अच्छा, कभी आपने अपनी मिसेस के लिए बजाया कुछ? पता नहीं, शादी से पहले बजाया होगा, उसके बाद तो कभी भी नहीं। अच्छा, हाँ, मैं गाता हूँ समटाइम्स। सही। और कुछ सॉन्ग जैसे लगाता हूँ जो पसे पर्दा होते हैं कि उन्हें आइडिया नहीं होता कि मैं क्यों लगा रहा हूँ, किस वजह से लगा रहा हूँ, लेकिन ये एक हिडन सीक्रेट है जिसमें मैं इतना ज़्यादा मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ बेसिकली। अच्छा, वो होते हैं ना जी कि मैं अक्सर औकात हमारे घर में आप बजाते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। हाँ, अब घर में ऐसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि चोट लगी तो मैं ऐसे इग्नोर करता हूँ, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सही। अब मैं वो एक टिपिकल पेटेंट वो होता है ना, एक केयरिंग, हाँ, जो शो ऑफ करने ये हो वाले। गया, हाँ वो हो गया, हाँ मैं ये कर दूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। सही। मतलब यही है कि आप अगले को बोल्ड कर रहे हो। ठीक है। ये एक नॉर्मल लाइफ है जिसमें आप बहुत से नशेबो फराज से गुजरते हो, चोटें लगती हैं, गिरता है इंसान, ये होता है वो होता है, तो मकसद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, परेशानी, वो तो सब लोग, वो तो साथ में हाँ, जाहिर है। ठीक। लेकिन छोटे मोटे मामलों में मैं इतना वो नहीं करता, इग्नोर करता हूँ। हमारे व्यूवर्स की दिलचस्पी के लिए क्या आप हमें ये बताएंगे आजकल इस वक्त आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? हाँ, खुदा उनका शुक्र है, मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, लोगों के लिए तो शायद होना। एक मूवी है, शॉर्ट मूवी जिसे कहते हैं, शॉर्ट मूवी है जो बन रही है और बननी है, और उसके लिए मुझे म्यूज़िक मुझे दिया गया कि मुझे करना है, तो उसके लिरिक्स मैं लिख चुका हूँ और उसको कंपोजिशन में डिफरेंट 2-3 मूड हैं जो किए हैं, तो मैं भेजूँगा, वो क्लिक करेंगे कि हाँ ये कंपोजिशन अच्छी है, इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो, लेकिन ये है कि उसमें जो ओवरऑल म्यूज़िक है वो मुझसे कहा गया है। तो थोड़ा सा टाइम है, डेफिनेटली जब वो मूवी रिलीज़ होगी, जो भी होगा, तो सब कुछ पता चलेगा, मंज़र आम पे आएगा कैसा कुछ हुआ। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए। बाकी बहुत से डिफरेंट सिलसिले ऑन एंड ऑन चलते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों को याद नहीं रहता, बस ठीक है प्ले किया आगे, काम किया आगे, तो ऑन एंड ऑन डिफरेंट चीज़ें आती थी। लेकिन जो मैं ये कह सकता हूँ 2021 का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो यही है कि मुझे शॉर्ट मूवी का म्यूज़िक करने का मौका मिला, जिसमें 2 सॉन्ग्स हैं और बाकी ओवरऑल म्यूज़िक है वो देखना मुझे। आप हमारे यंगस्टर्स को कोई मशवरा देना चाहेंगे जो नए सीखने वाले बच्चे हैं, जो सीखना चाहते हैं म्यूज़िक? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया, काफ़ी देर से मेरे दिल में थी ये बात कि आप मुझसे सवाल करें। देखिए, मैं बाज़ वक़्त पेरेंट्स के घर में जाता हूँ, मतलब फैमिलीज़ में, आई एम सॉरी, तो वहाँ ये होता है कि कहते हैं जी कि बच्चे को एक फ़ोन ले दिया, टैब ले दिया, सही, 10 साल तक वो बच्चा खेलेगा टैब पे गेम से, जो भी है पबजी वगैरह, 10 साल बाद उसका आउटपुट क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन 10 साल बच्चा गिटार सीखे, कीबोर्ड सीखे, ड्रम सीखे, सैक्सोफोन सीखे। मैंने जो अपने शुरू में इंटरव्यू में बताया कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम म्यूज़िक ही है, भले वो स्टूडियो वर्क है, भले कोई भी काम है, लेकिन म्यूज़िक ही है। तो आज जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है कि वो तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते जाएं, डालते जाएं, उनको लाइक्स मिलते रहेंगे, उसके बाद एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल पे ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। तो म्यूज़िक का स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ी बात जो मैंने म्यूज़िक में देखी है कि इंसान की जो लड़ाई झगड़ा गम गुस्सा जो भी होता है वो बड़ा रिलैक्स होता है, सुन कर देता है म्यूज़िक, इंसान को डाउन टू अर्थ कर देता है। कोई शख्स कितना भी, अब वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्री में अगर देखें ये जो रिटार्टेड बच्चे जो होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, उनका इलाज हो रहा है सिम्फनीज से, मोजार्ट की सिम्फनीज हैं। ये वो उस टाइप की इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को बतानी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि म्यूज़िक कितना ज़्यादा हेल्पफुल और फ्रूटफुल चीज़ है, कि बच्चों को ना कि फ़ोन दे दिया जाए बल्कि अपने बेटे को बेटी को ये समझाया जाए कि आप गिटार सीखो, आप पियानो सीखो, प्ले करें आप। वो जब सीखेगा तो वो प्रस्तिश में भी आएगा, उसको दिल करेगा कि यार मैं भी चर्च में बजाऊँ। लेकिन हमारे यहाँ के मामला कुछ मुख्तलिफ हैं, जो कि मुनासिब नहीं इस तरह से ओपनली बोलना है, लेकिन ये कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि 8,000 10,000 का ड्रेस ले लिया, ये पार्टी आ गई, वो वेडिंग आ गई, जबकि हम 3-4 8,000 4,000 के गिटार नहीं लेके देते बच्चों को कि बेटा इसको सीखो और मेहनत करो, ये आपके लिए हेल्पफुल है, आगे चल के आपकी शनाख्त बन जाएगा, ही इज़ गिटारिस्ट, ही इज़ सैक्सोफोन प्लेयर, ना कि बच्चा वो 4 घंटे 6 घंटे से फ़ोन में लगा रहे और अपनी जो सेहत है उसको भी ख़राब, इवन यू डोंट नो कि वो देख क्या रहे, वो बिल्कुल आपको नहीं पता, 1 सेकंड लगता है, सेकंड से भी मिली सेकंड लगता है कि वो गायब कर दो आप। सही। तो ये है मेरा मैसेज कि जितने बच्चे
बच्चियां, बहन, बेटियां जितनी भी हैं, एडल्ट भी हैं। मेरे पास ऐसे कुछ लोग हैं, मेरे पास 55 ईयर्स के साहब हैं लेफ्टिनेंट पे, और उनके अलावा एक और भी साहब हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, और भी ऑलमोस्ट 50-55 तक के हैं। तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक ज़ेन बनाओ एंड यू शुड स्टार्ट, टेक अ गुड स्टार्ट, एक पॉजिटिव स्टार्ट लो एंड यू शुड लर्न गिटार एंड एनी इंस्ट्रूमेंट। तो मैं नहीं समझता कि आपको नुकसान देगा। हाँ, आपको फ़ोन्स ज़रूर नुकसान देंगे, आपकी आइज़ हैं, आपका जैसे कि अब बाहर देखा जाए तो आउटडोर गेम्स तो रह नहीं गए, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इंसान इन्हीं चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व कर दे। सही। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ आपका गिटार मौजूद है। आपके साथ बातों में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अभी क्या आप हमारे लिए कुछ बजाएंगे, हमारे नाज़रीन के लिए कुछ थोड़ा सा? बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर स्टीव, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे नाज़रीन के लिए अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमें कमेंट्स में अपनी आरा हमें लिखिए, और प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए आप हमें अपने मशवरे भी भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.